अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नाइन्थ क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। तो आज के ये 30 लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिक्विड स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था तब तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के हम 3 पोर्शन करेंगे। पहले पोर्शन में हम गैस फेज़ पढ़ेंगे, सेकेंड पोर्शन में हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, और जो थर्ड फेज़ हमारा होगा, जो थर्ड पार्ट हमारा होगा इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट। तो जो हम पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं गैस स्टेट, जिसमें हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और फिर गैस के लॉज पढ़े थे हमने। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट में जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। ये बात आपको मैंने पहले लेक्चर में बताई थी जब हम इन तीनों स्टेट का कंपैरिजन कर रहे थे, गैस, लिक्विड और सॉलिड का। तो मैंने बताया था कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। शेप जिस बर्तन में हम लिक्विड डालेंगे, मसलन हमारे पास ये कोई बर्तन है, उसमें हम कोई लिक्विड डालते हैं, मसलन इसमें हमने वाटर डाला है, तो जो इस बर्तन की शेप होगी वही हमारे वाटर की शेप हो जाएगी। अगर हमने ये बर्तन लिया है, इस बर्तन की शेप कुछ इस तरह है, अगर इसमें हमने कुछ चीज़ डाली है, लिक्विड मसलन वाटर डाला है हमने, तो जो इस बर्तन की शेप होगी वही हमारा वाटर की शेप होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जिस बर्तन में वो डाला जाएगा उस बर्तन जैसी शेप उसकी हो जाएगी, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। मसलन अगर हमने इस बर्तन में 1 dm³ लिया हुआ है वाटर, तो अगर यही वाटर हम इस बर्तन में ले लें तो उसका वॉल्यूम भी वहाँ भी 1 dm³ ही रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो वॉल्यूम इसका डेफिनेट होगा लिक्विड का, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिक्विड स्टेट की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज, कि जब कोई लिक्विड अपनी फेज चेंज करता है, लिक्विड से गैस फेज में चला जाता है, तो इस जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, एवेपोरेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सपोज अगर हमारे पास ये कोई बर्तन है, ये ऊपर से क्लोज है, इस बर्तन में हमने लिक्विड लिया है, कोई हमारे पास मतलब वाटर है हमारे पास, ये हमारे पास कोई लिक्विड है इस बर्तन के अंदर। अब जो हमने इसके अंदर लिक्विड लिया हुआ है, अब लिक्विड के हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी काइनेटिक जो होगी वो एक जैसी नहीं होगी, किसी के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी के पास एनर्जी कम होगी। अब जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो यहाँ से निकल जाएगा और ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये इसकी सरफेस है, मतलब लिक्विड की सरफेस से निकल कर ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट से इस स्टेट में जाना, ये गैस स्टेट है, ठीक है ना, ये गैस स्टेट है। तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज़ में जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड से गैस फेज़ में जाना इसे कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक हो गया ना। तो ये फेज़ चेंज होता है, असल में लिक्विड से गैस फेज़ में चला जाता है एनर्जी जज़ब करके या एनर्जी हासिल करके। मॉलिक्यूल्स असल में होता क्या है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। मतलब हमारे पास ये सपोज करिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, और ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, मतलब ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्शन होगी, इसकी इधर अट्रैक्शन होगी। मतलब अब ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल होगा वो चारों तरफ से इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है बाकी मॉलिक्यूल्स से, यानी इस एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब इस मॉलिक्यूल जब चारों तरफ से इसको घेरा गया हो, अट्रैक्ट किया जा रहा हो, तो इसका यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल्स अगर तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, अगर तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, तो ये रुकावटें तोड़ कर यहाँ से निकल जाएगा और लिक्विड से गैस फेज में चला जाएगा।
मतलब यहाँ से अगर मालिक्यूल्स ये सारी रुकावटें तोड़कर इंटर मालिक्यूलर फोर्स जो होगी उसको तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ आकर जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि गैस फेज़ है। लेकिन अगर मालिक्यूल के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो वो यहाँ से नहीं निकल सकेगा। इसलिए जो एवेपोरेशन होती है इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एवेपोरेशन जो होती है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बात ये है कि एवेपोरेशन में मालिक्यूल्स लिक्विड फेज से गैस फेज में मुंतकिल हो जाते हैं बाय गेनिंग एनर्जी लेकर लिक्विड फेज से गैस फेज में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अब देखें वाटर जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था वो अगर लिक्विड से गैस फेज में चले, ये एल का मतलब लिक्विड है, ये जी का मतलब गैस है, तो वाटर को हम लिक्विड से गैस फेज में ले जाना चाहें तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 40.7 किलो जूल पर मोल है। मतलब क्या है कि वाटर के मालिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी जज़ब की है एक मोल में और वो लिक्विड से गैस फेज में चले गए हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास कोई बर्तन था या तक हमारे पास लिक्विड था कोई और वाटर था। वाटर ने इतनी एनर्जी जज़ब की है वाटर के मालिक्यूल्स ने और इस फेज से ऊपर आके जमा होना शुरू हो गए हैं लिक्विड फेज से गैस फेज में। तो वाटर का और लिक्विड फेज से गैस फेज में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन और वो कितनी है 40.7 किलो जॉल पर मोल होती है। आपको मैंने पहले बताया है कि मालिक्यूल्स को एनर्जी लेनी पड़ती है लिक्विड फेज से गैस फेज में जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एनर्जी लेकर अपनी इंटर मालिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना होता है। तो जब इंटर मालिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगी तो वो मालिक्यूल अब आज़ाद हो जाएंगे, अब आज़ाद होकर वो लिक्विड से गैस फेज में चले जाएंगे। तो जब मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज में जाएंगे तो वो वहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि ऊपर से हमारा जो बर्तन है वो क्लोज है। अब होगा क्या कि वो मालिक्यूल्स दोबारा वापस आ जाएंगे। मतलब क्या है कि हमारे मालिक्यूल जो थे वो एक क्लोज बर्तन में थे, ये हमारे पास लिक्विड था, ये इसकी सरफेस थी। अब ये मालिक्यूल्स यहाँ से निकल के बाहर गए हैं यहाँ। अब मालिक्यूल्स बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से हमारा जो बर्तन है, हमारा जो कंटेनर है वो क्लोज है, बंद है। तो मालिक्यूल्स क्या करेंगे जब जाके यहाँ टकराएंगे इसकी कंटेनर की दीवार के साथ या उसके ढक्कन के साथ, तो क्या होगा कि मालिक्यूल्स अपनी एनर्जी उसको दे देंगे। अब जब मालिक्यूल्स उनको एनर्जी अपनी दे देंगे तो अब मालिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो दोबारा वापस वो लिक्विड फेज़ में आ जाएंगे। तो मालिक्यूल्स पहले लिक्विड फेज़ में थे, फिर लिक्विड से गैस फेज़ में गए हैं। अब फिर क्या हुआ, गैस फेज़ में मालिक्यूल्स ने एनर्जी कंटेनर की दीवारों को देकर, वाल्स को देकर दोबारा वापस लिक्विड फेज़ में आ गए हैं। तो मालिक्यूल्स का लिक्विड फेज़ से गैस फेज़ में जाने से हमने कहा हुआ है वेपोरेशन, और गैस मालिक्यूल का दोबारा लिक्विड फेज़ में आना इसे कहते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो मालिक्यूल्स लिक्विड फेज से अगर गैस फेज में जाएंगे इसे हमने एवेपोरेशन कहा हुआ है, और अगर दोबारा गैस फेज से मालिक्यूल्स लिक्विड फेज में आए तो इसे हमने कहा हुआ है कंडेंसेशन। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब जब एवेपोरेशन होगी तो साथ उसके कंडेंसेशन भी होगी। तो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस वाई। तो आपको मैंने अभी बताया है कि मालिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होती है अपनी जो इंटरमालिक फोर्सेस को तोड़ने के लिए, क्योंकि मालिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मालिक्यूल होगा यहाँ से तभी निकल सकेगा जब ये अट्रैक्शन को तोड़ेगा। तो मालिक्यूल को ये अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। तो मालिक्यूल्स हीट जज़ब करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जज़ब हो, ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चूँकि एवेपोरेशन में हीट जज़ब होती है, मालिक्यूल हीट जज़ब करते हैं, इसलिए जो एवेपोरेशन है हमारा वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल यहाँ दूसरा बनता है वो है एवेपोरेशन काज ऑफ कूलिंग।
तो हमारी जो वेपरेशन होती है वो कूलिंग की वजह बनती है, मतलब जब वेपरेशन होगी तो हमें ठंडक महसूस होगी, हमें कूलिंग महसूस होगी। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है कि व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन टू compensate this deficiency of energy molecules absorb from surroundings, so temperature of surrounding decrease and we feel cool। मतलब हुआ क्या है कि जब देखें ना, जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से एनर्जी अपनी लेकर यहाँ से ऊपर निकल गए हैं, एवेपोरेट हो गए हैं, तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब उनकी एनर्जी लो हो जाएगी तो हमने पढ़ा हुआ है जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी एनर्जी कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। तो जब पीछे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी कम रह जाएगी तो क्या होगा? वो अपनी एनर्जी को पूरी करने के लिए क्या करेंगे? देखें ना, अगर हमारे पास अगर खुला कोई बर्तन है हमारे पास, उसमें मॉलिक्यूल्स हमारे पास कोई लिक्विड है वो वेपरेट हो जाते हैं। अभी बर्तन ऊपर से बंद नहीं, हमारा ओपन बर्तन है, खुला हुआ है, उसका उसका जो सरफेस एरिया है वो खुला हुआ है। तो जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लेकर निकल गए यहाँ से। तो जो पीछे मॉलिक्यूल रहेंगे उनकी एनर्जी होगी लो। तो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब हीट बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे तो बाहर हमारी हीट क्या हो जाएगी? हमारी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो हीट होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। मसलन गर्मी में हीट ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो सर्दियों में हीट कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है। तो जब बाहर से हीट अंदर जज्ब हो जाएगी तो बाहर हीट कम हो जाएगी। तो हीट कम होने का मतलब क्या होता है? हीट लो होने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर भी अब क्या हो गया है? लो हो गया है। जिस वजह से जिसकी वजह से जब हीट लो हो जाएगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। मतलब जब हम नहा कर पंखे के नीचे बैठते हैं या हवा में बैठते हैं तो होता क्या है कि हमें ठंडक महसूस होती है। उसकी वजह भी ये होती है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो वहाँ से हमारी बॉडी से एनर्जी लेकर निकल जाते हैं। हमारी बॉडी से एनर्जी लेकर क्या करते हैं? वो निकल जाते हैं, वो वेपराइज हो जाते हैं। तो हमारी जो एनर्जी, जब हमारी बॉडी से एनर्जी लेकर निकल जाते हैं तो पीछे हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, ठीक है ना। हमारी जो बॉडी होगी जब उसका टेम्परेचर जो होगा वो फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें क्या महसूस होगी? कूलिंग महसूस होगी, ठीक है ना। तो जब बॉडी में से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी लेकर वहाँ से निकल जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा तो हमें ठंडक महसूस होगी। इसलिए जो हमारा वेपरेशन है ये कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जो फैक्टर्स हैं जो वेपरेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो मेरा पहला जो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। मतलब वो फैक्टर, वो नासर जो वेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं, वो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। तो जो वेपरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सरफेस एरिया के। जितना हमारा बर्तन का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होगा, मतलब हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये बर्तन है एक, इसका सरफेस एरिया इतना है, ये वाला, मतलब उसका जो मुंह है वो इतना खुला है। अगर ज़ाहिर बात है जब बर्तन का मुंह जितना ज़्यादा खुला होगा उतने मालिक्यूल ज़्यादा बाहर निकलेंगे, उतना वेपरेशन ज़्यादा होगा। तो अगर एक हमारे पास बर्तन है, हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये बर्तन है, अब इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब इसका जो माउथ है, ओपन है, वो थोड़ा है। अब इसका साइज़ इतना है, इसका साइज़ बड़ा है। तो ज़ाहिर बात है जब बर्तन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो मालिक्यूल ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो वेपरेशन ज़्यादा होगी। तो अगर बर्तन का साइज़ छोटा होगा, बर्तन का जो सरफेस एरिया है वो छोटा होगा, तो मालिक्यूल्स कम बाहर निकलेंगे। बस अगर यहाँ 10 मालिक्यूल बाहर निकले हैं तो यहाँ 20 मालिक्यूल बाहर निकलेंगे। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना बर्तन का मुंह खुला होगा, उतने मालिक्यूल ज़्यादा बाहर निकलेंगे। जितना सरफेस एरिया या उसका जो मुंह छोटा होगा बर्तन का, उतने मालिक्यूल्स कम निकलेंगे, तो वेपरेशन भी कम ही होगी ना। इसको हमने वेपरेशन कहा है ना, कि मालिक्यूल जितने ज़्यादा बाहर निकलेंगे, मालिक्यूल्स यहाँ से लिक्विड फेज से गैस फेज में जाएंगे, तो उसी को हमने वेपरेशन कहा हुआ है। जब मालिक्यूल ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा वेपरेशन होगी, जब कम जाएंगे तो कम वेपरेशन होगी। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ वेपोरेशन। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपरेशन भी ज़्यादा होगी। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर।
अभी हमने पढ़ा है कि वेपरेशन जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा अगर वेपरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो वेपरेशन भी कम हो गया। वो अभी मैंने बताया है कि मालिक्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी जज़ब करते हैं, एनर्जी जज़ब करके वो लिक्विड फेज से गैस फेज में चले जाते हैं। तो अगर हम नीचे से टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा मालिक्यूल एनर्जी जज़ब करेंगे, तो मालिक्यूल एनर्जी जब ज़्यादा जज़ब करेंगे तो ज़्यादा वेपरेट हो जाएंगे। मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालिक्यूल्स 10 जा रहे हैं लिक्विड से गैस फेज में, तो 50 पे क्या होगा, 50 अगर हम टेम्परेचर कर दें तो अब 20 चले जाएंगे, तो मालिक्यूल ज़्यादा जाएंगे ना वेपर गैस फेज़ में। तो मालिक्यूल्स लिक्विड फेज से गैस फेज़ में टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए वेपरेशन जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वेपरेशन ज़्यादा होगी। ग्रेटर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ वेपरेशन। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा वेपरेशन, कम टेम्परेचर कम वेपरेशन। हमारा तीसरा और आखिरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बहुत अहम रोल होता है वेपरेशन में। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी उतना वेपरेशन कम होगी। साहब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को जो अट्रैक्ट करता है, मतलब दो मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ज़ाहिर बात जब ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल्स जल्दी बाहर नहीं निकल सकेगा, जल्दी लिक्विड फेज से गैस फेज में नहीं जा सकेगा। जब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो लिक्विड से गैस फेज में नहीं जा सकेगा जल्दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो एवेपोरेशन कम होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो इसमें आगे दो केस आते हैं। हमारे पास लिक्विड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर लिक्विड, दूसरे होते हैं नॉन पोलर लिक्विड। जो तो पोलर लिक्विड होते हैं ना, जो पोलर लिक्विड होते हैं उनमें एवेपोरेशन जो होती है वो लो होती है। पोलर लिक्विड मतलब क्या होता है, हमारे पास वाटर है, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। फिर इस तरह हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शल इसका होगा। अब ये अट्रैक्शन हो रही है इनके दरमियान, ठीक है ना। एक मालिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मालिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे अट्रैक्शन करेगा तो इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये पोलर जो मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका रेट ऑफ वेपरेशन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके मुकाबले में होते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स। नॉन पोलर लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के बराबर होती है। मसलन हमारे पास है बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है, मतलब ये जो बेंजीन का अगर हम मालिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करें, अब ये जो बेंजीन हमारे पास होती है ना, ये हमारे पास नॉन पोलर होती है। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ये नॉन पोलर होते हैं। तो जब मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जो मालिक्यूल आज़ाद होंगे वो जल्दी ऊपर निकल जाएंगे। तो जब जल्दी निकल जाएंगे उनका वेपरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए नॉन पोलर लिक्विड है हाई वेपरेशन रेट। तो जो हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनका जो रेट ऑफ वेपरेशन होता है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इनके में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो ना होने के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर हमारा जो कभी आपने देखा हो कि हमारे पास जो पेट्रोल होता है उसको अगर हम खुला छोड़ दें तो वो जल्दी वेपरेट हो जाता है, लेकिन अगर जो वाटर है उसको अगर हम खुला छोड़ दें तो वो जल्दी उसके वेपर नहीं बनते। तो उसकी वजह ये होती है कि जो पेट्रोल होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन जो वाटर होता है वो पोलर होता है। तो जो पेट्रोल होगा वो जल्दी हवा में उड़ जाएगा, उसके जल्दी वेपर्स बन जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। लेकिन जो वाटर है वो पोलर होता है, इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इसलिए वो जल्दी वेपोरेट नहीं होता। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर दैन वाटर, वाई। मतलब क्या है कि अल्कोहल जो होती है वो जल्दी वेपोरेट हो जाती है वाटर की निस्बत। अल्कोहल जल्दी हवा में उड़ जाती है पानी की निस्बत। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है। अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है लेकिन वाटर में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इसके जो अगर हम ड्रा करें स्ट्रक्चर तो फिर आपको समझ आएगी। हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का फार्मूला ये होता है, हमारे पास एक मालिक्यूल हमने दूसरा मालिक्यूल ले लें,
एक मालिक्यूल और ले लें। तो अगर हम इसकी ट्रैक्शन ड्रा करें तो हमारे पास ये ट्रैक्शन आएगी। एक मालिक्यूल अगर हम और लें तो देखें ये अट्रैक्शन के दरमियान हो रही है। एक मालिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे का नेगेटिव पार्ट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक मालिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होगा, तो अब ये जो हमारा आर होगा, एच में तो अट्रैक्शन हो रही है, ओ में भी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन जो हमारा जो आर होगा उसमें क्योंकि आर जो होता है वो आर पर कोई चार्ज नहीं आता, ना पार्शियल नेगेटिव ना पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन नहीं करेगा। तो जो अल्कोहल होती है उसमें जो एक मालिक्यूल हमारे पास होता है वो 3 मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक इधर दो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम अल्कोहल में देखें, वाटर में देखें, तो वाटर में जो एक मालिक्यूल होता है हमारा वो 3 जानब अट्रैक्ट होगा। तो वाटर का एक मालिक्यूल 3 से 4 मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है और ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो वाटर का एक जो मालिक्यूल होता है वो 3 या 4 मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो अल्कोहल का एक जो मालिक्यूल होता है हमारे पास वो 2 तरफ, एक इधर और एक इधर अट्रैक्ट होता है। तो चूँकि अल्कोहल में इंटर मालिक्यूल फोर्स वीक है, वाटर में ज़्यादा, मतलब अगर वाटर का ये मालिक्यूल यहाँ से निकलना चाहे तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा टेम्परेचर एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मालिक्यूल तीनों जगह से घिरा हुआ है, एक इधर से मालिक्यूल खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। तो हमने देखा है कि वाटर के मालिक्यूल्स में इंटर मालिक्यूल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। वजह क्या है? क्योंकि वाटर का जो एक मालिक्यूल होता है वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब एक मालिक्यूल को तीनों चारों जानों से घेरा जा रहा है, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। जो हमारा सेंटर वाला मालिक्यूल है उसको इधर भी अट्रैक्ट किया जा रहा है, एक मालिक्यूल इधर है, दूसरा मालिक्यूल हमारे पास इधर है और तीसरा मालिक्यूल हमारे पास इधर है। तो एक मालिक्यूल 3 मालिक्यूल अंदर ट्रैप हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसका यहाँ से निकलना मुश्किल है। इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। तो जो दूसरी तरफ अल्कोहल में अगर देखें तो अल्कोहल में एक मालिक्यूल जो होता है वो इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर अट्रैक्ट नहीं हो रहा आर की जानब, तो इसलिए इसकी जो इंटरमालिक फोर्स है वो कम है, हमें एनर्जी लो देनी पड़ेगी। तो लो एनर्जी लेकर वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वाटर में हाई एनर्जी देकर वहाँ से निकल गया। इसलिए अल्कोहल का जो वेपरेट होती है वो फास्टर होती है वाटर की निस्बत। अल्कोहल जल्दी वेपरेट कर जाएगी, वाटर का मालिक्यूल जो होगा वो जल्दी वेपरेट नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिक्विड स्टेट और उसके जो फैक्टर हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।